नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं सबका इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। मित्रों, खंड सेकंड के अंतर्गत देखिए, जो कलाम एकेडमी ने जो कल पेपर लिया था, तो मैंने साइकोलॉजी का लेवल 1-2 के लिए 30 प्रश्नों का सोल्यूशन कल आपको बताया था और कहा था कि कल आपके सारे वीडियो आ जाएंगे। तो ये जो वीडियो है, इसमें हम लेवल 1 और लेवल 2 में देखो, दोनों ही लैंग्वेज अगर आपके हिंदी थी तो लगभग मिलती जुलती ही थी, कुछ प्रश्न ही चेंज थे। तो आपके लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी हो या लैंग्वेज सेकंड हिंदी हो, लेवल 1 से हो या लेवल 2 से हो, आपने ये पेपर नहीं भी दिया हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हल ज़रूर करें साथियों, क्योंकि पेपर का लेवल बहुत ही शानदार इन्होंने रखा था। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कल के वीडियो को इतना सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा साथियों। वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में लगा दिया है, ठीक है, आई बटन पे जाकर के उस वीडियो को देख सकते हो और बाद में एंड स्क्रीन में भी आपको मिल जाएगा या चैनल पर जाकर भी आप उस वीडियो को देख सकते हो। तो मित्रों, यहाँ पर देखिएगा, ये इस प्रकार से गद्यांश आपके रीट के एग्ज़ाम में भी आएगा। तो ये गद्यांश से आप इसको वीडियो को रोक करके पढ़ सकते हो। ये थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ इसको, ठीक है। इस गद्यांश को आप पढ़ सकते हो। निर्देश है यहाँ कि यहाँ पर निम्न गद्यांश के आधार पर प्रश्न संख्या 31 से 35 तक के आपको उत्तर देना है। तो साथियों, यहाँ पर इस गद्यांश को आपको रोक कर पढ़ लेना है। अब मैं पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। तो पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, मतलब 31वां क्वेश्चन, मानव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है भाववाचक तद्धित प्रत्यय, अपत्यवाचक कृत प्रत्यय, संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय और अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय। तो मित्रों, मानव के अगर टुकड़े करें तो मनु प्लस ए, मनु की संतान, मनुष्य से जो उत्पन्न हुआ उसको ही हम कहते हैं मानव। तो यहाँ पर ये कृत प्रत्यय के अंतर्गत तो आएगा ही नहीं साथियों, ये तद्धित के अंतर्गत आएगा, क्योंकि मनुष्य शब्द कोई कृत जो धातु वगैरह नहीं है, ये संज्ञा है, ठीक है। तो इसलिए फिर ये संज्ञा सर्वनाम के पीछे प्रत्यय जुड़ते हैं तो वो तद्धित में आ जाते हैं। तो अब जो भाववाचक तद्धित प्रत्यय होते हैं वो उसमें क्या होता है कि संज्ञा सर्वनाम विशेषण के पीछे जुड़ के भाव का बोध कराते हैं, लेकिन यहाँ तो संतान का बोध कर रहा है, तो फिर वो अपत्यवाचक के अंतर्गत आ जाएगा साथियों, अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय। यहाँ पर आपका फिर चौथा विकल्प सही रहेगा 31वें में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 32 पर। मित्रों, 32वां क्वेश्चन इन्होंने दे रखा है, उपसर्गों के प्रयोग की दृष्टि से असंगत है पर्यावरण, उत्खनन, असंगत और अप्रत्याशित। तो मित्रों, पर्यावरण की अगर हम बात करें तो बिल्कुल परिउपसर्ग है, असंगत में अउपसर्ग है, उत्खनन में उद उत दोनों आप कह सकते हो, अलग अलग सभी मानते हैं। लेकिन देखिएगा जो अप्रत्याशित है, इसमें अ प्लस प्रति दो उपसर्ग तो ये लगा हुआ है, मूल शब्द है साथियों इसमें आशा, और इसमें एक प्रत्यय भी लगा हुआ है इत। तो इसमें साथियों यहाँ पर एक तो प्रत्यय लगा हुआ है मेन चीज, तो बाकी किसी में भी प्रत्यय नहीं लगा है, तो फिर मैं जाऊँगा यहाँ पर चौथे विकल्प पर, ठीक है, 32वें में चौथा विकल्प। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 33, महाविनाश में समास है अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास और इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों, महाविनाश की अगर हम बात करें तो इसका विग्रह होगा महान है जो विनाश, वो ही क्या कहलाएगा साथियों, महाविनाश कहलाएगा। तो महान है जो विनाश, तो मित्रों यहाँ पर अव्ययभाव तो होगा नहीं, ना ही तत्पुरुष हुआ। मूल रूप से इसमें कर्मधारय समास है, लेकिन कर्मधारय ऑप्शन में नहीं दे रखा है, तो बहुब्रीहि या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, इसके तीसरा अर्थ की अगर हम बात करें तो महान है जो विनाश, महाविनाश, तो इसका कई लोग परले भी अर्थ निकाल लेते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, परले महाविनाश दोनों अलग, मतलब इसका तीसरा अर्थ डायरेक्टली ऐसा कुछ होता नहीं है। तो फिर मैं यहाँ पर बहुब्रीहि पर नहीं जाकर उपयुक्त में से कोई नहीं पर जाऊँगा। वैसे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बहुब्रीहि भी माना जा सकता है, अगर जो जिसने एग्ज़ाम में जिसने ये क्वेश्चन बनाया है उसकी सोच अगर होती है कि महान है जो विनाश अर्थार्थ पढ़ ले, तो फिर वो बहुब्रीहि पे जाएगा। लेकिन अगर वो ये ऐसा नहीं सोचता है तो फिर वो इनमें से कोई नहीं पर जाएगा साथियों, क्योंकि यहाँ पर ये तीसरा अर्थ प्रकट नहीं करता है, तो फिर ये क्रमधारय में। चौथा विकल्प यहाँ सही मान रहा हूँ, वैसे तीसरा भी बिल्कुल माना जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, कमेंट कर सकते हो इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 34, गद्यांश में प्रयुक्त घोर संकट में घोर है विशेष्य संज्ञा विशेषण क्रिया विशेषण। तो साथियों यहाँ पर एक शब्द आ रहा है घोर संकट।
संकट की विशेषता बता रहा है कि संकट कैसा आ रहा है, घोर। घोर मतलब बहुत बड़ा। तो साथियों यहाँ पर ये विशेषण है। क्या है ये? विशेषण है जो किसी की विशेषता प्रकट करे। तीसरा विकल्प सही रहेगा 34वें में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 35, निम्न में से गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। विष्णुपदी, भगीरथी, कालिंदी, नदीश्वरी। तो साथियों देखिएगा, विष्णुपदी, भगीरथी, नदीश्वरी तीनों ही गंगा के पर्यायवाची है। कालिंदी, कालिंदी गंगा का नहीं बल्कि यमुना का पर्यायवाची है मित्रों। तो यहाँ पर आपका कौन सा विकल्प सही रहेगा? फिर तीसरा विकल्प सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 36 पे, लेकिन 36 से वापस एक और यहाँ पर गद्यांश आ चुका है। इस गद्यांश का आपको बिल्कुल अच्छे से रोक करके वीडियो गद्यांश को पढ़ लेना है साथियों, ठीक है। गद्यांश को पढ़ करके ही आपको उत्तर देने हैं। तो यहाँ मैं 36वें क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। निम्न में से लिंग की दृष्टि से असंगत है। बयार, छतरी, अनुभव और थकावट। तो मित्रों देखिए, छतरी अच्छी होती है, थकावट अच्छी होती है, दोनों स्त्रीलिंग है। बयार मतलब होता है हवा। क्या होता है? हवा भी अच्छी होती है। तो ये तीनों स्त्रीलिंग है। लेकिन अनुभव पुल्लिंग के अंतर्गत, अनुभव अच्छा होता है पुल्लिंग के अंतर्गत। मैंने आपको ट्रिक बता रखी है अच्छे से। बिल्कुल इस चैनल पर रेगुलर मैं टेस्ट डालता हूँ साथियों। अगर नए हो तो एक बार इस चैनल के टेस्टों को जरूर हल कीजिएगा साथियों। निःशुल्क है सारी ही टेस्ट सीरीजें। यहाँ आपका तीसरा विकल्प। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 37 पे आते हैं। हमने इस छतरी पर लगभग आधे घंटे विश्राम किया। वाक्य में प्रयुक्त काल है। आसन्न भूतकाल, सामान्य वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल और अपूर्ण भूतकाल। तो विश्राम किया, ठीक है, विश्राम किया मतलब कर लिया विश्राम। तो किया है आसन्न हो जाता, किया था पूर्ण हो जाता, वर्तमान काल में तो होगा नहीं, अपूर्ण भी नहीं हो रहा है, तो फिर ये सामान्य भूतकाल के उदाहरण के अंतर्गत रहता है साथियों। यहाँ आपका तीसरा विकल्प सही रहेगा 37वें क्वेश्चन में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 38 पर। निम्न में से किस राजस्थानी शब्द का हिंदी रूप बयार है? बायरी, भाड़, एवं दोनों और भगुलियो। तो मित्रों देखिए, बयार का मतलब मैंने आपको बताया था हवा। क्या होता है बयार का मतलब? हवा। बयार, बायरी ये एक ही चीज़ है। भाड़ अलग चीज़ होती है साथियों। तो मैं यहाँ पर प्रथम विकल्प पे जाऊँगा। भाड़ का वैसे मुझे एग्जैक्टली अर्थ मिला नहीं, लेकिन अधिकतर जगह लगभग इसका अर्थ अपने जो सिर होता है जिसको माथा भी बोला जाता है, तो साथियों वो मिला है इसका अर्थ। बट बायरी तो बिल्कुल बयार, बायरी और हवा एक ही चीज़ है मित्रों। तो फिर मैं यहाँ सी पर नहीं जाकर ए वाले विकल्प पर जाऊँगा। प्रथम विकल्प सही माना है मैंने, ठीक है। आप बाकी कमेंट कर सकते हो, लेकिन यहाँ प्रथम तो बिल्कुल ही सही है। भाड़ का एग्जैक्टली अर्थ अधिकतर जगह सिर से लिया जाता है, इसलिए अब यहाँ नहीं जाएंगे। इन दरवाजों में अंधेरा रहता है वाक्य में प्रयुक्त काल है। सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, सामान्य भूतकाल, इनमें से कोई नहीं। तो रहता है, ठीक है, रहता है, अब भी रहता है मतलब वर्तमान की बात है, तो भूतकाल को हम हटा देते हैं साथियों। तो रह रहा है क्या? नहीं, तो फिर ये अपूर्ण में नहीं आएगा बल्कि ये सामान्य में आएगा। तो यहाँ आपका कौन सा विकल्प सही रहेगा? प्रथम विकल्प 39 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 40। गद्यांश में सभा शब्द प्रयुक्त हुआ है। एक वचन में, बहुवचन में, दोनों में, कोई नहीं। तो सभा शब्द का देखिएगा, सभा एक वचन शब्द है, इसका बहुवचन होता है सभाएं साथियों। फिर यहाँ पर ये सी और बी नहीं बल्कि एक वचन राइट रहेगा, प्रथम विकल्प प्रश्न नंबर 40 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 41 है। आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद है। संदेहार्थक वाक्य, इच्छार्थक वाक्य, संकेतार्थक वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य। तो आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते, मतलब ये मिश्र वाक्य का उदाहरण है, और जो कि अर्थ की दृष्टि से संकेतार्थक वाक्य भी कहलाता है। तीसरा विकल्प है जहाँ एक वाक्य दूसरे पर आश्रित होता है साथियों, निर्भर होता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 42 पे आते हैं। 42वां क्वेश्चन। निम्नलिखित वाक्य को मिश्र वाक्य में परिवर्तित कीजिए। राम आया और चल दिया। तो ये तो राम आया और श्याम चल दिया, ये तो संयुक्त वाक्य है। दिए हुए वाक्य में परिवर्तन संभव नहीं है। श्याम चल दिया, राम आ गया। जैसे ही राम आया श्याम चल दिया, और राम के आने पर श्याम चला गया। तो साथियों बिल्कुल यहाँ पर अगर हम बात करें राम आया और श्याम चल दिया, तो जैसे ही राम आया श्याम चल दिया, ये मिश्र वाक्य बन गया इस वाक्य का। थर्ड विकल्प आपका यहाँ 42वें में सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 43। हंस पद किस विराम का एक और नाम है? तो साथियों विकल्पों को देखिएगा। हंस पद की अगर हम बात करें, अल्प विराम, पूर्ण विराम, लोप विराम और त्रुटि विराम।
तो मित्रों देखिए अल्प विराम और पूर्ण विराम तो होगा नहीं हंसपद। हंसपद मतलब जब हमसे कोई चीज़ छूट जाती है तो ऊपर स्टार करके या इस प्रकार का चिन्ह या एक और कुछ ऐसे चिन्ह बना होता है, मैंने एक दिन आपको पूरा बताया था, तो वो होता है त्रुटि विराम चिन्ह। क्या कहते हैं उसको? त्रुटि विराम चिन्ह उसको कहा जाता है। लोप विराम में तो क्या होता है साथियों, कोई चीज़ अपन लिखना भूल जाते हैं तो फिर इस प्रकार से प्लस का निशान लगा लगा के उसको प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ पे लोप विराम सही नहीं होकर त्रुटि विराम सही रहेगा। प्रश्न नंबर 44, अटल बिहारी वाजपेयी भारत के सबसे भले नेता है, रेखांकित वाक्यांश है। तो यहाँ पर ये वाक्यांश रेखांकित हो रहा है, देख लीजिएगा। संज्ञा पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध, सर्वनाम पदबंध। देखिए अगर जो ये जो अंडरलाइन होती है ये पहले शब्द से होती है तो फिर लास्ट वाला पहले ही शब्द से, तो जहाँ तक अंडरलाइन हो रही है उसके लास्ट वाला शब्द देख लो तो वही पदबंध। जैसे यहाँ आप नेता दिख रहा है तो कई लोगों ने क्या किया, संज्ञा पदबंध हो गया, लेकिन इसमें संज्ञा पदबंध नहीं रहेगा। बाद से लाइन स्टार्ट हो रही है और विशेषता बता रही है, सबसे भले नेता। भले नेता मतलब विशेषण पदबंध के अंतर्गत ये आ जाएगा। तो यहाँ फिर आपका कौन सा विकल्प सही रहेगा? दूसरा विकल्प। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 45। मित्रों 45वां क्वेश्चन है, आसारा दीवा राजस्थानी मुहावरे का अर्थ है स्वागत में दीपक जलाना, परिवार का एकमात्र सहारा होना, दीपावली मनाना और अच्छे भविष्य की उम्मीद करना। तो आसारा दीवा का मतलब होता है साथियों अच्छे भविष्य की उम्मीद करना, आसारा दीवा का मतलब होता है। चौथा विकल्प बिल्कुल सही है, कोई इसमें डाउट नहीं है। नेक्स्ट इसमें प्रश्न नंबर 46 है मित्रों, आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका है बच्चों को मूल्य आधारित शिक्षा देने की, बच्चों को सभी कुछ पढ़ाने की, सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता की और बच्चों को गणित, विज्ञान व भाषा पढ़ाने की। तो साथियों जो आधुनिक शिक्षण प्रक्रिया है इसमें शिक्षक की भूमिका एक अच्छे सुलभकर्ता की ही होती है कि बच्चों को आप गाइडेंस दो, बच्चे खुद सीखेंगे। साथियों मैंने इस क्वेश्चन को कई बार करा रखा है आप लोगों को, तो आपने इसका आसानी से जवाब दे दिया होगा। थर्ड विकल्प यहाँ पर आपका सही है 46वें में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 46, किस शिक्षण विधि में कल्पना शक्ति का विकास करने वाले मनोरंजक खेलों को स्थान दिया गया है? डोल्टन पद्धति, बालोद्यान पद्धति, प्रोजेक्ट पद्धति और इन उपयुक्त सभी। तो मित्रों अगर हम बात करें मनोरंजक खेलों को स्थान, तो देखिए जो प्रयोजना विधि है ये भी बिल्कुल बाल केंद्रित विधि मानी जाती है। जो डाल्टन विधि है ये भी बाल केंद्रित मानी जाती है। बालोद्यान किंडरगार्टन भी है। तो इस प्रकार मैं यहाँ पर चौथे विकल्प पर जाऊँगा, उपयुक्त सभी पर। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 48 पर आते हैं साथियों। 48वां क्वेश्चन, 48वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अशुद्ध उच्चारण का कारण नहीं है? सुलेख विहीनता, ध्वनि लोप, ध्वनि विकृति, शब्द लाघव की प्रगति। तो मित्रों देखिए अशुद्ध उच्चारण जब किया जाता है तो ये तीनों चीज़ें होती है। सुलेख विहीनता, साथियों सुलेख मतलब अच्छा लेख, जरूरी नहीं है कि सभी का अच्छा लेख हो, तो सुलेख विहीनता के कारण सुलेख लिखना अलग चीज़ हो जाती है और उच्चारण अलग चीज़ हो जाती है। बस हमको समझ में आना चाहिए, हम उसका बिल्कुल अच्छे से उच्चारण कर सकते हैं। लेकिन सुलेख का मतलब तो सुंदर लेख हो जाता है साथियों, बिल्कुल सुंदर लेख सभी का हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता है। तो यहाँ पर आपका फिर प्रथम विकल्प पे मैं जाऊँगा, सुलेख विहीनता वाले पे। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 49 देखेंगे साथियों। 49वां क्वेश्चन, बच्चे का पहला शब्द सबसे अधिक निम्न में से किससे संबंधित होता है? अमूर्त विचारों से, ठोस वस्तुओं से, समय से और सभी से। तो सब पहला जो उसका शब्द है अमूर्त विचारों से हो ही नहीं सकता, तो चौथा भी गलत हो गया। मतलब ठोस वस्तुएं जो उसको दिखाई देती है वो उससे संबंधित ही उसका पहला शब्द होता है। साथियों सबसे अधिक शब्द होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 50 देखेंगे, लेकिन यहाँ पे कौन सा है? दूसरा विकल्प। मित्रों 50वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प समवाय विधि का द्योतक है? दो भिन्न भिन्न भाषाओं के व्याकरण की तुलना करना, उदाहरण बताकर नियम निकलवाना, गद्य एवं पद्य की रचनाओं के आधार पर व्याकरण पढ़ाना और सूत्र बताकर उनकी व्याख्या करना। तो समवाय विधि कहती है कि गद्य पद्य की रचनाओं के आधार पर व्याकरण पढ़ाओ। समवाय विधि या सहयोग विधि भी इसको कहा जाता है। मित्रों यहाँ पर आपका थर्ड विकल्प सही है प्रश्न नंबर 50 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 51 पे आते हैं। 51वां क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी पढ़ाते समय शिक्षक का अपेक्षित व्यवहार है। अशुद्ध वर्तनी युक्त शब्द अवश्य बताएं, केवल शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द ही बताएं। पहले अशुद्ध वर्तनी युक्त शब्द बताएं, तत्पश्चात उसका शुद्ध रूप भी बताएं।
और पहले शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द बताए, तत्पश्चात उसका शुद्ध रूप बताए। तो साथियों देखिए, जब शब्द शुद्धि हम पढ़ाते हैं तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, दोनों ही चीज़ों को करते हैं कि उसका शुद्ध रूप भी बताते हैं, अशुद्ध रूप भी बताते हैं। क्योंकि अशुद्ध रूप भी बताना जरूरी है, क्योंकि हम जो लिखते हैं वो भी बताना जरूरी है, ताकि बच्चों को पता चल सके कि हम ये गलतियां करते हैं। तो पहले अशुद्ध वर्तनी युक्त शब्द बताए और उसके बाद शुद्ध रूप बताया जाता है कि हमें ये जो लिखते हैं ये गलत है, हमें इस प्रकार से इस शब्द को लिखा जाना चाहिए। जिससे नॉर्मली क्या किया जाता है साथियों, आशीर्वाद इस प्रकार से लिख दिया जाता है, ये अशुद्ध वर्तनी बता दी। फिर बच्चों से कहा कि बेटा ये आशीर्वाद में आप जो वर्तनी लगाते हो ये यहाँ पे लगेगी, न कि शे के ऊपर। तो ये शुद्ध रूप भी बता दिया, तो हमें ऐसे नहीं लिखना है, हमको ऐसे लिखना है। तो फिर यहाँ पर आपका तीसरा विकल्प सही रहेगा 91 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 52 पे आते हैं। 52वां क्वेश्चन, एक शिक्षक कक्षा में कविता के वाचन पाठ का आयोजन कर रहे हैं, वे किस प्रकार के भाषाई कौशलों के विकास का उपाय कर रहे हैं? अभिव्यक्ति एवं अर्थग्रहण, अभिव्यक्ति और इनमें से कोई नहीं। तो वाचन पाठ का आयोजन कर रहे हैं तो उसमें अभिव्यक्ति भी होगा, अर्थग्रहण भी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 53 पर आता है। 53 देखेंगे, वर्णमाला पढ़ना और वर्णमाला लिखना में कौन सा कार्य पहले कराया जाता है? वर्णमाला लिखना, वर्णमाला पढ़ना, वर्णमाला लिखना और पढ़ना और उपयुक्त सभी। तो जब वर्णमाला बच्चों को सिखाई जाती है तो सबसे पहले वो पढ़ना सीखता है साथियों, लिखना बाद में सीखता है। ये इसका राइट आंसर नहीं है, बल्कि वर्णमाला पढ़ना इसका राइट आंसर है प्रश्न नंबर 53 में। प्रश्न नंबर 54 देखेंगे, 54वां क्वेश्चन, यहाँ पर कौन सा आंसर सही है? वर्णमाला पढ़ना। देखिएगा 54वें क्वेश्चन को, शिक्षण की नवाचार विधि जिसमें छात्र अपनी स्वयं की सीखने की गति से सीखता है कहलाती है? आगमन, हर्बर्टीय, अभिकर्मित अनुदेशन और दल शिक्षण। कई बार हम इस क्वेश्चन को पहले भी कर चुके हैं। स्वयं की सीखने की गति से एकमात्र विधि में सीखता है अभिकर्मित अनुदेशन विधि, जो कि V.A. स्किनर के द्वारा दी गई थी साथियों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 55 देखेंगे, कौन सा कथन असत्य है? पाठ्यपुस्तक का प्रस्तुतिकरण सरल से कठिन की ओर होना चाहिए। मुद्रण पाठ्यपुस्तक का रूपात्मक पक्ष है। पाठ्यपुस्तक शिक्षण का साध्य है और पाठ्यपुस्तक कक्षा शिक्षण का प्रमुख साधन है। तो साथियों बिल्कुल पाठ्यपुस्तक कक्षा शिक्षण का प्रमुख साधन भी है, रूपात्मक पक्ष मुद्रण ही होता है। पाठ्यपुस्तक का प्रस्तुतिकरण सरल से कठिन क्यों होना चाहिए, लेकिन पाठ्यपुस्तक शिक्षण का साध्य नहीं है, बल्कि ये एक साधन है मित्रों। तो इसलिए फिर यहाँ पर ये कथन असत्य हो जाता है। थर्ड विकल्प आपका यहाँ पर सही रहेगा प्रश्न नंबर 55 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 56 पे आते हैं। 56वां क्वेश्चन, हिंदी भाषा की वर्तमान परीक्षा प्रणाली का दोष है? अनेक भाषिक तत्वों के परीक्षण की उपेक्षा, साहित्यिक सौंदर्य तत्वों के बोध, अनुभूति व अभिरुचि के परीक्षण की उपेक्षा, विषय वस्तु पर अत्यधिक बल और उपरोक्त सभी। तो साथियों ये सभी ही चीज़ें परीक्षा प्रणाली के दोषों के अंतर्गत हिंदी भाषा में आ जाती है वर्तमान में। चौथा विकल्प 56 में सही है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 57 को। साथियों 57वां क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, यह कथन किसने कहा कि उपचारात्मक शिक्षण बुरी आदतें पढ़ने व अच्छी आदतें नहीं होने पर प्रदान किया जाता है? गुल्मी, मायर्स व ब्लोयर, सिम्पसन व योकम, ट्रेक्सलर और स्किनर। तो मित्रों ये कथन सिम्पसन व योकम ने तो नहीं कहा है, ना ही ब्लोयर के द्वारा कहा गया है। इस क्वेश्चन को वैसे मैंने जांच पड़ताल भी बहुत की, बट एग्जैक्टली इसका मिला नहीं। तो यहाँ पर मैं जाऊँगा ट्रेक्सलर की तरफ। इसका तीसरा आंसर बिल्कुल सही हो सकता है, कंफर्म इसमें नहीं है, मैं वापस बता रहा हूँ। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 58 देखेंगे। ये प्रश्न थोड़ा सा डाउटफुल है, क्योंकि परिभाषा से संबंधित चीज़ें अधिकतर मिलती नहीं हैं। एक जांच पत्र कई बार दिए जाने पर भी फल में एक रूपता बनी रहे, यह परीक्षण कौन सा गुण है? वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, वैधता, मानकीकरण। तो कई बार जांच में कर रहे फिर भी उसका परिणाम में एक रूपता बनी रहती है, तो इसको हम विश्वसनीयता के नाम से जानते हैं, न कि वैधता के नाम से। सेकंड विकल्प 58 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 59, निम्न में से कौन सा एक प्रत्यभिज्ञान प्रकार का वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं है? मिलान प्रश्न, एकांतर अनुक्रिया प्रश्न, रिक्त स्थान पूर्ति प्रश्न और सादृश्य अनुभव प्रश्न। तो मित्रों देखिए प्रत्यभिज्ञान के अंतर्गत मिलान प्रश्न भी आते हैं, एकांतर अनुक्रिया प्रश्न भी आते हैं, सादृश्य अनुभव प्रश्न भी आते हैं, लेकिन ये जो रिक्त स्थान पूर्ति प्रश्न है ये प्रत्यभिज्ञान नहीं, ये प्रत्यय स्मरण के अंतर्गत आते हैं। तो हम यहाँ पर फिर तीसरे विकल्प पे जाएंगे। तीसरा विकल्प सही है। सादृश्य अनुभव प्रश्न में यहाँ पर क्या होता है,
ये भी एक तरह से वस्तुनिष्ठ का ही भेद है, ठीक है। वस्तुनिष्ठ के अंतर्गत इसको रखते हैं। और वस्तुनिष्ठ में भी जो दो भाग होते हैं, एक तो होता है प्रत्यभिज्ञान और एक होता है प्रत्यय स्मरण। तो ये प्रत्यभिज्ञान में आ जाता है, लेकिन रिक्त स्थान की जहाँ पूर्ति की जाती है वो हमेशा प्रत्यय स्मरण में आएंगे, न कि प्रत्यभिज्ञान में। तो फिर यहाँ इस प्रकार से आपके तीसरा विकल्प 59 में सही है। अब अंतिम क्वेश्चन और 60वां, निम्न में से कौन सा शैक्षिक निदान की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है? छात्रों का चयन, शिक्षण विधि का चयन, विषय वस्तु के विशिष्ट क्षेत्र का चयन और घटना स्थलों का अन्वेषण। तो जो शैक्षिक निदान किया जाता है, शैक्षिक निदान का मतलब है छात्रों की कमजोरियों को पहचानना कि बालक किस किस क्षेत्र में कमजोर है, तो उसमें छात्रों का चयन भी किया जाता है। किस विधि से बालकों का आप निदान करोगे, इसका भी चयन किया जाता है। ये दोनों तो आपका राइट आंसर यहाँ नहीं होगा, क्योंकि पूछा है हिस्सा नहीं है। अब तीसरा है विषय वस्तु के विशिष्ट क्षेत्र का चयन और घटना स्थलों का अन्वेषण। तो साथियों यहाँ पर मैं जाऊँगा घटना स्थलों के अन्वेषण पर, क्योंकि निदान के अंतर्गत विषय वस्तु के विशिष्ट क्षेत्र का चयन भी किया जाता है कि कौन सी विषय वस्तु से संबंध, जैसे आप गणित में बच्चों की कौन सी कमियां देख रहे हो कि किस क्षेत्र में कमज़ोर है बालक। तो साथियों यहाँ पर फिर ये भी इसी में आ जाएगा, लेकिन घटना स्थलों का अन्वेषण। तो साथियों यहाँ चौथा विकल्प सही रहेगा प्रश्न नंबर 60 में। लगभग एग्जैक्टली नहीं है, 2 से 3 क्वेश्चनों में। कमेंट कर सकते हो इस क्वेश्चन के लिए भी, 2 से 3 ऐसे क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे। बाकी एग्जैक्टली और आ जाएंगे आपके सामने, विश्लेषण करके अच्छे से बता देंगे, कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। 2 से 3 प्रश्नों में हो सकता डाउट हो, कमेंट आप कर सकते